अच्छा भाई, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया प्रोबेबली उनके कुछ सवाल आ रहे थे। ठीक है, तो पहले तो 10 मिनट मुझे, मैं जो है वो चैप्टर 1 और 2 के प्रॉब्लम्स ही देख लेता हूँ दोबारा से। चैप्टर 1 और 2 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी जिन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया था या बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे। तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन है जिसको चैप्टर नंबर 1 और 2 में अभी भी मसला था, तो मुझे जो है वो बता दो। मैं पहले 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में जो मसले हैं ना उनको डिस्कस कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है। आई रिपीट, अगर कोई ऐसा बच्चा ऑनलाइन है कि जिसको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में मसला आ रहा था या अभी भी मसला है, तो वो अपने कुछ मसले मुझे बता दो। मैं अगले 10-15 मिनट आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 और 2 के मजीद अगर कोई मसले हैं ना तो वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अगर आप लोगों का चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो मुझे काइंडली आप लोग बता दें ताकि मैं उसको सॉल्व कर दूँ। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के लिए तो यार मैंने आप लोगों को एक वॉइस नोट छोड़ा था, तो आई होप कि आप लोगों ने वो वॉइस नोट सुना होगा और बात समझ में आई होगी। वर्ड प्रॉब्लम्स का मसला आप लोगों का चलता रहेगा। ठीक है ना, वो तो हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। सही है। बाकी आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 और 2 की रिकॉर्डिंग तो मौजूद है, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप लोग आई गेस आराम से कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है चैप्टर नंबर 1 में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को मसला होता है। वो बेसिकली आपका कोई इंग्लिश का मसला है, आपका कोई मैथ्स का मसला नहीं है। ठीक है, तो वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा जब आप कुछ प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें आपको मसला हो सकता है। फैजान, PRC 2 तो बड़े आराम से पास हो जाएगा, मसले की बात नहीं है बेटा। और PRC 2 का जो पासिंग रेशो है वो अच्छा रहता है। मैंने आप लोगों के साथ एक बार शायद पासिंग रेशो शेयर भी किया था ग्रुप पर, है ना। तो आप फिक्र नहीं करो, बस ये कि मेहनत करो, लेक्चर्स कंप्लीट करो, टाइम पर कंप्लीट करो, हर लेक्चर 2 बार 3 बार देखो, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एनीवेज मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा ऑनलाइन नहीं है जिसको चैप्टर 1 और 2 में मसला हो। हम चैप्टर नंबर 3 की जो है वो फर्दर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, है ना। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, है ना। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा अगेन कुछ बच्चे जो नए हैं वो फिक्र ना करें। जो बच्चे न्यू बच्चे हैं ना, न्यू बच्चे नए बच्चे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों की कवरेज करें। मेरा अगले एक हफ्ते में चैप्टर नंबर 3 पर ही रुकने का मूड है, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ ताकि आप लोगों की कवरेज हो जाए। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की कवरेज हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास हर लिहाज से रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह की फैसिलिटी भी मौजूद है। आप लोग उससे भी अपने सारे लेक्चर्स जो है वो देखें, कंप्लीट करें। और फिर जो नहीं हो रहे हो वो मुझे जाहिर सी बात है बताएंगे आप। तो चैप्टर नंबर 3 पर हम थे, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि अभी बच्चे कुछ नए भी ऑनलाइन होंगे ना, तो मैं कोई ऐसी चीज़ शुरू करता हूँ कि जिससे उन नए बच्चों का भी टाइम यूटिलाइज हो रहा हो। मुझे ये बताइएगा कि क्या हमने GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर लिया था। GP या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हमने डिस्कस नहीं किया ना। सही है, तो हम एक काम करते हैं कि आज जो है ना सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सीख लेते हैं, ताकि जो बच्चे अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया ना उनके लिए मसला ना हो, उनको भी कुछ फ़ायदा हो इस क्लास का। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। आप लोग अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हेडिंग डाल लो। या क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे न्यू हैं जो अभी अभी ऑनलाइन आए हैं, तो उनका भी मीटिंग में आने के लिए का कोई फ़ायदा हो, इसलिए पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर हम जो है वो जो पिछला काम था उससे रिलेवेंट चीज़ें कर लेंगे।
मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम लोगों का पेपर पास करवा कर ही छोड़ूंगा। अगर तुम लोग पोर्टल भी देखोगे ना, तो पोर्टल पर, अच्छा मैंने पोर्टल पर एक्स्ट्रा कंटेंट भी डलवा दिया है। आप लोगों ने पोर्टल देखा? पोर्टल पर मैंने जो है ना वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब डलवा दिया है। और मंडे वाले दिन जो है ना, मंडे वाले दिन मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के कुछ हैंडआउट्स हैं, वो हैंडआउट्स भी डलवा दूंगा। ठीक है, मंडे वाले दिन मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के हैंडआउट्स है, वो हैंडआउट्स भी डलवा दूंगा। सही है। तो पोर्टल जो है ना, उससे आपकी काफ़ी बेहतर कवरेज हो जाएगी। पोर्टल पर बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, पोर्टल पर बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ग्रुप पर भी डाल दूंगा, लेकिन अगर आप लोग पोर्टल पे देख लो ना तो कोई चीज़ मिस नहीं हो रही होगी। पोर्टल पर मैंने एक असिस्टेंट को लगाया हुआ है चीज़ें अपलोड करने के लिए, तो उसके थ्रू मैं सारी चीज़ें अपलोड करवा दूंगा। एनीवेज चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नहीं लाइव क्लासेस भी हो रही होंगी अवैस, लाइव क्लासेस अपनी जगह हो रही होंगी, और पोर्टल पर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने मजीद अपलोड करे हैं वो अपनी जगह अपनी अहमियत रखते हैं। अच्छा चलें, लेट से आपके पास लिखा हुआ है 5, 10, 20, 40, या आपके पास लिखा हुआ है 10, 30, 90, 270। देखिए कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन हो, कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन हो तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कैसी प्रोग्रेशन? जिसमें हर अगला डिजिट जो है वो आपके पास जो है वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ये जो दो मैंने एग्जांपल्स डाली हैं, ये दो एग्जांपल्स देखते हैं, तो पहली वाली एग्जांपल में क्या हो रहा है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद 10 है, तो कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर कर। फिर 20 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर कर। और फिर 40 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर कर। सही है। इसी तरह से 10 है, 10 के बाद क्या है, 30, कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर कर। 30 के बाद क्या है, 90, कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर कर। 90 के बाद है 270, कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर कर। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर अगली जो टर्म होती है वो पिछली टर्म को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर कर आती है। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो चीजें चल रही होंगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म में कोई चीज ऐड या पिछली टर्म से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर कर आती थी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट अप्लाई होता था। यहाँ यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड अप्लाई होता होगा। अब पहली वाली अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जो आपकी पहली टर्म होती है वो लेटर ए से डिनोट होती है। 5, 10, 20 और 40 में जो पहली टर्म है वो 5 है, और उसको मैं लेटर ए से डिनोट कर सकता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी पहली वाली टर्म को लेटर ए से डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, जो कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इस तरह से आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इस तरह से आपका कॉमन रेशियो आता है। जिस तरह से अगर पहली वाली हम एग्जाम्पल देखें, तो पहली वाली एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 बनता है, या फिर 20 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 भी कितना बनता है, 2 बनता है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आपकी पहली टर्म होगी वो लेटर ए से डिनोट होगी। सही है। और आपका फिर कॉमन रेशियो होगा, और कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म भी कर सकते हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या फिर आप
थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगली टर्म देखें, मिसाल के तौर पर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। आर का मतलब है कॉमन रेशो, आर का मतलब है कॉमन रेशो, ठीक है। आर का मतलब है कॉमन रेशो। अच्छा, अब अगर 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 40 के बाद क्या होगा? हाँ भाई, यहाँ पर 40 के बाद क्या आना चाहिए? 40 के बाद 80 आना चाहिए, है ना। अच्छा, अब वो यहाँ कैसे आएगा? देखो, हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा, टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय आर पावर n माइनस 1। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, तो अगर मुझे पांचवी टर्म की वैल्यू ढूंढनी है, अगर मुझे पांचवी टर्म की वैल्यू ढूंढनी है, मुझे टर्म वैल्यू नंबर 5 ढूंढनी है, तो वो होगी ए यानी कि पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर, आर यानी कि कॉमन रेशो, पावर में आ जाएगा n-1 यानी कि 5-1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 5-1 is 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 80। तो टर्म वैल्यू n इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r पावर n-1, ठीक है। किसी भी टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे a मल्टीप्लाइड बाय r पावर n-1, तो टर्म वैल्यू आ जाएगी। ए क्या होगा? ए पहली टर्म की वैल्यू होगी। आर क्या होगा? आर कॉमन रेशो होगा। और एन क्या होगा? एन वो नंबर ऑफ टर्म होगी जिसकी आपको वैल्यू ढूंढनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपको ये आखिरी वाली वैल्यू ढूंढनी है जो कि पांचवी वैल्यू है, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी वैल्यू हमें ढूंढनी है ना। तो अगर हमें पांचवी वैल्यू ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे? हम ए होती है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ये होती है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। हमारी सीरीज की पहली टर्म जो है वो 5 है। आर जो है वो होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म से आ जाता है, वो 2 है। और एन यानी कि जिस टर्म की वैल्यू ढूंढनी है वो, तो वो यहाँ पर हमारे पास 5 है, क्योंकि हमें पांचवी टर्म की वैल्यू ढूंढनी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांचवी टर्म की वैल्यू ढूंढनी थी, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर कर फिर मुझे बताओ। हाँ, कॉमन रेशो जो है ना, कॉमन रेशो का मतलब है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अच्छा, अब एक और काम करते हैं कि लेट से अगर आपके पास 5 है, 10 है, उसके बाद 20 है,
उसके बाद 40 है। ये अगर 5, 10, 20 और 40 लिखा हुआ है तो इसका जो सम होगा, सम, इसका जो एडिशन होगा या इसका सम होगा, और सम कितना होगा इसका, ऐड करो जरा। 5, 10, 20 और 40 को ऐड करो, 75 आता है। आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का भी फॉर्मूला है, सम इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। या दूसरा आपका जो सम का फॉर्मूला है वो है सम इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं सम के। अब अगर पहला फॉर्मूला आप देखते हो, पहले फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू ए यानी कि पहली टर्म, आर यानी कि कॉमन रेशो, n यानी कि जितनी टर्म्स का सम ढूंढना है यानी कि 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, देखो क्या सम 75 ही आता है। या फिर दूसरे केस में इसको सॉल्व कर देखो, a 1 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। इस केस में हमें ये आंसर देखना 75 आ रहा होगा, चेक करना। तो ये सम का फॉर्मूला है जो आप साथ में यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। तो अब आपके पास दो प्रोग्रेशंस हो गई, है ना। देखो, अब मैं यहाँ पर समरी बनाता हूँ। आपने एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी और एक आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज पढ़ी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पिछली क्लास में पढ़ी थी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज पढ़ी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम टर्म वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई r की पावर n माइनस 1। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था जो कि या तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आ जाएगा या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से आ जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो जो कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से आ जाएगा या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म से आ जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम कैलकुलेट करने के लिए n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी करते थे, या फिर हम सम के लिए n अपॉन 2a प्लस l करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम के लिए a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करते हैं या फिर a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेट से 10 मिनट्स देता हूँ टू रिवाइज।
सारी चीजें रिवाइज करने के लिए 10 मिनट देता हूँ, आप अपने हिसाब से इन चीजों को देखें, समझें, रिवाइज करें, और जैसे ही आप रिवाइज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम जो है वो इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो 10 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज करने के लिए, ठीक है। इन फॉर्मूलों को भी कॉपी कर लें, एक जगह पर इकट्ठा लिख लें, और 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट में आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें, और उसके बाद फिर हम जो है वो किट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करें, कॉपी कर लें फॉर्मूले जल्दी से। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बल्कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5
अच्छा जी, कर लिए रिवाइज सब कुछ, बढ़े आगे। हाँ भाई, रिवीजन हो गया, रिवीजन कर लिया, आगे बढ़े। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो स्पेसिफिकली इस चैप्टर के जो सवाल है ना वो करते हैं। क्यूएम की बुक निकाल लो आप सब। आप सबके पास क्यूएम की बुक होगी, ठीक है। तो हम बुक से जो है वो सवालात सॉल्व करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर ये है हमारा 3। चैप्टर 3 पेज नंबर है 45। चलिए मैं आपको कुछ सवाल मैं करवाता हूँ, फिर आप लोगों को करने का टाइम दूंगा। काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, किसी ने अभी गलती से अनम्यूट कर दिया अपने आप। अरे बेटा फायरिंग क्यों कर रहे हो, म्यूट कर दो अपने आप को। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है वो 3.35 करवा देता हूँ, ठीक है। ये एक सवाल है। सही है, 3.35। ये सवाल जरा हम देखते हैं, इस सवाल में क्या है तो समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में लिखा हुआ रहा है शहीर बॉट इक्विपमेंट फॉर रुपीज 450,000। शहीर कोई बंदा है और शहीर ने 4.5 लाख रुपए की कोई इक्विपमेंट खरीदी है, कोई मशीन वगैरह खरीदी है। सही है। इसके बाद लिखा हुआ रहा है द अमाउंट इज पेएबल इन 11 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, ये इसने इक्विपमेंट खरीद ली, अब इस इक्विपमेंट के पैसे पे करना है, तो वो पैसे जो है 11 किस्तों में पे करेगा। मिसाल के तौर पर आज ईयर 0 है, आज इसने ये चीज खरीद ली। ये नंबर 1 पर कुछ पैसे पे करेगा, ये नंबर 2 पर कुछ पैसे पे करेगा, ये नंबर 3 पर कुछ पैसे पे करेगा, या नंबर 4 पर कुछ पैसे पे करेगा। इस तरह से ये जो है वो पैसे पे करता चला जाएगा, ठीक है। वेयर फर्स्ट 10 इंस्टॉलमेंट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली जो 10 किस्तें हैं, पहली जो 10 किस्तें हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एंड 11 इंस्टॉलमेंट विच सेटल द रिमेनिंग बैलेंस। और 11वीं जो किस्त होगी वो क्या करेगी, वो सेटल करेगी, क्या सेटल करेगी, रिमेनिंग बैलेंस। सही है। इफ द फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स आर रुपीज 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, पहली जो किस्त है वो 10,000 है, दूसरी जो किस्त है वो 12,000 है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ 11th इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर पहली किस्त 10,000 है और दूसरी किस्त 12,000 है, तो मुझे बताओ कि ए कितना होगा और डी कितना होगा। ए कितना होगा,
ए जो है वो 10,000 होगा बिल्कुल, और डी जो होगा वो 2,000 होगा। अच्छा, तीसरी किस्त अगर मैं पूछूं, तीसरी किस्त कितनी होगी, चौथी किस्त कितनी होगी, पांचवी किस्त कितनी होगी, छठी किस्त कितनी होगी? अरे भाई कौन सांसें ले रहा है अनम्यूट कर कर, अल्लाह के बंदो म्यूट करो। साइम सुहेल, लंबी लंबी सांसें ले रहे हो तुम, अपने आप को अनम्यूट कर कर फायरिंग कर रहे हो। रुको मैं म्यूट कर दूं तुम्हें। साइम बाबू, तुम अनम्यूट हो जाते हो बार बार, और म्यूट सिस्टम भी म्यूट नहीं कर रहा जूम का। हैक वैक कर लिया क्या मुझे? अनम्यूट देमसेल्फ से टिक हटा दो इसका। और साईं बाबू तुम्हें कैसे म्यूट करें हम? म्यूट भी नहीं हो रहा। अरे भाई क्या कर दिया तूने? जूम भी मना कर रहा है इसको म्यूट नहीं करो, इसकी सांसें हमें पसंद है। साइम सुन रहे हो? हाँ साइम हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। या तो म्यूट हो गया या तो चला ही गया। है जिंदा है। अच्छा चलो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं और 11वीं। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे है कि इतनी लंबी लिस्ट बना लो। तो क्या होगा कि तीसरी किस्त हो जाएगी 14,000, फिर 16,000, फिर 18,000, फिर 20,000, फिर 22,000, फिर 24,000, फिर 26,000, फिर 28,000। अच्छा इन सबको जरा ऐड करना, इन सबको ऐड करो कोई। हाँ जी, इन सबको ऐड करो, कितना बनता है? इन सबको ऐड कर कर 190 बनता है। अच्छा, ये 1,90,000 बनता है ना? तो मुझे बताओ 11वीं जो किस्त होगी वो कितने अमाउंट की होगी? टोटल 4.5, टोटल 4.5 लाख देने थे ना? 4.5 लाख में से 1,90,000 जो है वो पहली 10 किस्तों में दे दिए, तो बचे कितने? 260। ये एक तरीका है आंसर निकालने का। ठीक है, ये एक तरीका है आंसर निकालने का। इसमें आपने सारी चीजें जो है वो लिस्ट कर दी, एक मुकम्मल लिस्ट बना दी, ताकि आप वैल्यू निकाल सको। डन हो गया? अच्छा, दूसरा तरीका सर कोई है? हाँ दूसरा तरीका भी है। जाहिर है कि एग्जाम में हम इतना लंबा काम नहीं करेंगे कि पूरी लिस्ट बनाए, तो कोई और तरीका भी होगा। तो वो दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। पहले बताइए ये समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा जो तरीका है, अच्छा इसको रिपीट सर, रिपीट करूं, इसको भी रिपीट करूं? बेटा सवाल में ये लिखा हुआ था कि पहली किस्त 10,000 होगी, दूसरी किस्त 12,000 होगी, और ये किस्तें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि हर किस्त के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। अब अगर 10 और 12 में 2 का डिफरेंस है तो फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20, 22, 24, 26 और 28 होगा। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1,90,000 बन जाता है ना? इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1,90,000 बन जाता है। अच्छा, टोटल जो हमारा ये एसेट है वो 4.5 लाख का है। तो अगर 4.5 लाख का टोटल एसेट है और 1,90,000 इधर बन जाता है, तो 11वीं किस्त में इसने 260,000 पे किए होंगे, ये इसने बोला था। जैसे सवाल में लिखा हुआ था कि बचा हुआ सारा पैसा 11वीं किस्त पे पे होगा। अच्छा, दूसरा ये तरीका है कि हम जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम वाला फॉर्मूला लगाएं, जो कि है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1d, है ना? इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा?
10/2 2 into a प्लस 10 - 1 इंटू डी। इससे आंसर चेक करो कितना आता है। सम वाले फॉर्मूले से पहली 10 किस्तों का सम निकालेंगे तो वो 1,90,000 आएगा। अच्छा, 11 क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि पहली जो 10 किस्तें हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ठीक है, तो हमने पहली 10 किस्तों का सम निकाला और फिर 4.5 लाख में से जो अमाउंट हमने पहली 10 किस्तों में पे कर दिया वो माइनस कर दिया। सही है ना? क्लियर हो गया? D 2000 कैसे आया? हसन, आप पिछली क्लास में बेटा थे या नहीं थे? डी कॉमन डिफरेंस होता है ना बेटा। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सही है? चलिए एक और सवाल करते हैं। 3.36 करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को 5 मिनट्स देता हूँ टू ट्राई। 5 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें। करें जरा, फिर करें, ट्राई करें जरा। मैं 5 मिनट में आया।
अच्छा, अगेन ये सवाल जो है वो दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देखिए, एक तो ऐसा है कि आप यूं सोच रहे हैं कि साकिब विल इन्वेस्ट ₹2 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, पहले दिन इसने ₹2 इन्वेस्ट करे, 4 ऑन द सेकेंड डे, 6 ऑन द थर्ड डे, एंड सो ऑन फॉर द फर्स्ट 5 days ऑफ जनवरी। तो ₹2, फिर ₹4, फिर ₹6, फिर ₹8, फिर ₹10। तो टोटल कितने हो गए ये? ₹30। He will then spend ₹1 per day from 6th to 10th day। फिर ये छठे दिन, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें दिन हर दिन ₹1 इस्तेमाल करेगा। Compute what amount will he have with him on the 11th day of January। जनवरी के 11वें दिन इसके पास कितने पैसे होंगे? ₹25 होंगे, है ना। तो ये आपका आंसर इस तरह से बन सकता है। दूसरा, आप ये नोट कर सकते हो कि ये यहाँ पर जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसकी पहली टर्म जो है वो 2 है और जो कॉमन रेशो है वो भी 2 है। तो हम यहां तक का सम ढूंढ सकते हैं। कैसे? सम इज इक्वल्स टू n/2, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, तो सम इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1 अपॉन r-1। तो ये बन जाएगा 2, फिर आएगा 2⁵ डिवाइडेड बाई 2-1। तो 2⁵ अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा? 32 - 1 31, 31 64 डिवाइडेड कितना बनता है? 30 बनता है। एक मिनट 2 4, अरे हाँ वो है ना, वो सॉरी 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 सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, डबल पैसे नहीं है। तो ये एपी है, सही कह रहे हो, एपी है, एपी है, एपी है। और डी जो है वो 2 होगा, n/2 2a + n-1d। तो ये हो जाएगा 5/5 दिन तक पैसे जमा करें, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 5 महीने से 4 4 2 8 8 और 4 12 और ये 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 30 जब कैलकुलेट हो जाएगा उसमें से आपने ₹5 माइनस कर देना। ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं और मजीद सवाल देखते हैं। एक मिनट ऊपर करूं? अच्छा देख लें, चलें नोट कर लो चीजें, एक मिनट दे रहा हूँ। नहीं, इतने आसान सवाल नहीं पूछता, ठीक है भाई। आगे चलें।
नहीं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, चलो जी, एक और सवाल करते हैं 3.24। अब्दुल रशीद साहब वीडियो बंद कर लें। चलो ये वाला सवाल करो, करो जरा सॉल्व। ठीक है, लिखा हुआ है, अ पर्सन हैज टू पे ₹975 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5। तो वो कहता है कि एक बंदे ने जो है वो 975 रुपये पूरे के पूरे पे करने हैं, ठीक है, और किस्तों में पे करने हैं, जिसमें हर इंस्टॉलमेंट्स ईच लेस देन द फॉर्मर बाय ₹5, यानी कि हर अगली किस्त पिछले से 5 रुपए कम होगी। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, यानी कि पहली किस्त 100 रुपए, दूसरी किस्त कितनी होगी 95, फिर तीसरी किस्त कितनी होगी 90, फिर 85, इस तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मेरा जो ए है वो कितना है बताओ, और जो डी है वो कितना है बताओ। ए जो है वो 100 होगा, क्योंकि ए क्या होता है, ए होता है पहली किस्त, और डी जो है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आता है, तो जो डी होगा वो -5 होगा। सही है। और जितनी भी किस्तें हैं उन सारी किस्तों में टोटल जो पैसे पे होने हैं वो 975 होने हैं, यानी कि आपको सम भी दिया हुआ है। ये 975 जो है ये सम है, तो आप यूज कर लो सम इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। सम की जगह लिख दो 975 इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 100 प्लस n-1 इंटू डी, डी यानी कि -5। सही है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 975 इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 200 -5n प्लस 5। फिर ये 2 लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 975 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1950 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में आ रहा होगा 205 -5n, फिर 1950 इज इक्वल्स टू 205n -5n स्क्वायर। उसके बाद लेफ्ट साइड पर जब सारी चीजें आएंगी तो 5n स्क्वायर -205n प्लस 1950 इज इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो।
है ना, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। ठीक है ना। बेटा 5n की पावर 2 इसलिए है, ये n जब 205 से मल्टीप्लाई होगा तो 205n हो जाएगा, और फिर यही वाला n जब 5n से मल्टीप्लाई होगा तो n मल्टीप्लाइड बाय n जो है उसका मतलब होता है पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, याद है? क्या समझ नहीं आया यहाँ तक बताओ बेटा। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे बताओ। बेटा 5n की पावर कैसे आई? देखो मैथ्स में क्या होता है कि अगर x मल्टीप्लाइड बाय x दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो आंसर x स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह से जब ये वाला n इस 5n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 5n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n पावर 2 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कर लोगे ना आगे सॉल्व? आगे चैप्टर नंबर 2 में जैसे सीखा था ना वैसे ही सॉल्व करना है आपने। चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 की तरह ही सॉल्व होगा ये। क्लियर है?
अच्छा देखो, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर इसको सॉल्व करता हूँ, 5n² माइनस 205n प्लस 1950 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो आपके पास दो आंसर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 15 और 26। आप लोग एक काम करो, क्या आप पहली टर्म की वैल्यू लिखो। पहले टर्म की वैल्यू 100 है। फिर दूसरे टर्म की वैल्यू लिखो, 95 है। फिर तीसरे टर्म की वैल्यू लिखो, 90 है। फिर चौथे टर्म की वैल्यू लिखो, 85 है। फिर पांचवें टर्म की वैल्यू लिखो, 80 है। इसी तरह से छठे टर्म की वैल्यू लिखो, 75। सातवें की वैल्यू लिखो, 70। आठवें की वैल्यू लिखो, 65। नवे की वैल्यू लिखो, 60। 10वें की वैल्यू लिखो, 55। 11वें की वैल्यू लिखो, 50। ठीक है। उसके बाद फिर 12वें की वैल्यू लिखो, 45। 13वें की वैल्यू लिखो, 40। 14वें की वैल्यू लिखो, 35। और 15वें की वैल्यू लिखो, 30। जरा इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, कितना आता है। चेक कर लो ऐड कर कर, कितना आ रहा है। 975 आ रहा है क्या। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा आंसर पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम कोई गलती कर रहे हो, कर रही हो। देखो हमारे पास बेटा होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगता है ना हमारा। तो ये पॉजिटिव का 205 आ रहा है, नीचे आ रहा है 10। ये √ऑफ ये जो सारा लिखा है, इसका किसी ने आंसर निकाला हो तो मुझे बताना जरा। 55। तो हमारे पास एक बन जाएगा 205 -55/10, और दूसरा बन जाएगा 205 प्लस 55/10। बताओ पहले का आंसर और दूसरे का आंसर कितना है। पहले का आंसर 15 है, और दूसरे का आंसर कितना है। दूसरे का आंसर 26 है ना। अच्छा, अब आप लोग एक काम और भी करो। वो ये करो कि इसी सवाल में जो है ना, मुझे ये 15 तक है ना, 16वें किसकी वैल्यू बताओ, 17वें किसकी वैल्यू बताओ, 18वें की वैल्यू बताओ, 19वें की वैल्यू बताओ, 20वें की वैल्यू बताओ, 21वीं किसकी वैल्यू बताओ, 22वीं किसकी वैल्यू बताओ, 23वीं की वैल्यू बताओ, 24वें की वैल्यू बताओ, 25वें की वैल्यू बताओ, और 26 की वैल्यू बताओ। देखो हमारे पास आंसर दो क्यों आ रहे हैं, हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है।
सही आंसर 15 है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर जो है वो 26 क्यों आ रहा है। तो उसके लिए आप एक काम करो ज़रा, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 26 तक भी आप किस्तों की वैल्यू लिखो। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ मजीद 5 मिनट इस सवाल को अच्छे से देखने के लिए और कॉपी करने के लिए और सारी किस्तें लिखने के लिए। लिखो ज़रा। हाँ भाई, अब मुझे बताओ क्या बात। बस थोड़ी देर में क्लास को ऑफ करते हैं, अभी इस सवाल को तो समझ लो। मुझे बताओ भाई, अगर हम यहाँ पर मजीद वैल्यूज लिखें तो वो आएंगी 25, 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10, -15, -20 और -25, है ना। और अगर आप इन सारी वैल्यूज का सम करोगे ना, अगर आप इन सारी वैल्यूज का सम करोगे यानी कि माइनस और प्लस वाली वैल्यूज का, तो उसका सम भी जो है वो 975 ही आ रहा होगा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जब आप मैथ्स में कोई चीज सॉल्व करते हो, जब आप मैथमेटिकली कोई चीज सॉल्व करते हो ना,
तो मैथ्स को ये थोड़ी पता होता है कि आप किस की बात कर रहे हो, उम्र की बात कर रहे हो, किस वेरिएबल की बात कर रहे हो। वो तो सिर्फ आपको कुछ सॉल्व कर दे देता है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैथ्स ने आपको सॉल्व कर दे दिया कि भाई अगर ये कंडीशन हो और 15 चीजें हो तो भी सम 975 बनेगा, और अगर 26 चीजें होंगी तो भी सम 975 बनेगा। लेकिन फिर हम जब अपना वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, यानी कि आप लोगों की जो अंग्रेजी का मसला है वो देखेंगे, जिसमें बच्चों को शिकायत होती है कि सर वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए समझ नहीं आ रहे, तो बहरहाल वर्ड प्रॉब्लम जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्योंकि पैसों की बात हो रही है तो पैसे नेगेटिव नहीं हो सकते, लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे। लिहाजा हमारा आंसर जो होगा वो 15 होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ऑप्शन में 26 कभी भी नहीं होता। अगर सवाल इस तरह का किस्तों वाला होता तो ऑप्शन में 26 नहीं होता। अलबत्ता कोई ऐसा सवाल होता कि जिसमें ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता और वो पूछता कि इनकी दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जिसमें पैसों वगैरह की बात नहीं होती, तो फिर हो सकता था। ठीक है, नहीं अगर आप रोज 6-6 घंटे पढ़ोगे तो कोई फेल नहीं होता, सब पास हो जाते। सही है, समझ में आ गया सब कुछ? अच्छा जी। अच्छा, अब जरा आप लोग अपना होमवर्क सुन लें, क्योंकि आज का दिन जुम्मे की नमाज के लिए काफी लोगों ने जाना होता है, तैयार होना होता है। तो देखिए, बहुत कितने बच्चे ऐसे हो जिन्होंने अभी भी क्लासेस शुरू करी है। देखिए, मैंने पोर्टल पर लाइव क्लासेस तो आपकी एक जगह पर चल रही हैं, उन लाइव क्लासेस के अलावा जो है वो मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के मजीद कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 भी पूरा अपलोड हुआ है। देखिए, ऐसा बड़ा मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहली बारी में समझ नहीं आएंगी, आप लोगों को टाइम लगेगा। सही है, आप लोग टाइम इन्वेस्ट करें। हमें चैप्टर नंबर 4 पर नहीं जाना, हमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, हमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पर अच्छी ग्रिप बनानी है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ही हम लोग आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे और फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यही चैप्टर जो है वो कमिंग वीक भी डिस्कस करेंगे, और अभी भी हम यही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और यही चैप्टर हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों ने जो है ना वो ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपकी चैप्टर 1, 2 और 3 पर बहुत अच्छी ग्रिप है। मैं कुछ आप लोगों को हैंडआउट्स भी सेंड कर दूंगा, कुछ मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। उस मटेरियल के अलावा आपने अपनी पूरी जान मार देनी है। कुछ लोगों की मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, जिस तरह से मैं ये देख रहा था कि कुछ बच्चे जो है वो मुझसे, एक आधे बच्चे का सवाल आया था, उसने इस तरह का ग्राफ बनाकर मेरे वीडियो की स्क्रीनशॉट भेजी थी और उसने ये 2 पॉइंट्स मार्क करे थे। यहाँ पे लिखा हुआ था 0,5 और यहाँ पे लिखा हुआ था 5,0। तो उसका सवाल ये था कि सर यहाँ पर ये 0 क्यों आ रहा है और यहाँ पर भी क्यों 0 आ रहा है, ये दोनों बराबर और 0 कैसे हैं? तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि भाई आपको बहुत सारा और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग बेसिक लेक्चर्स देखें, अगर क्लास के दूसरे बच्चों से आप कंफर्म करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें वीडियोस में कवर करी हुई हैं, और ये बहुत बेसिक सी बात है ना
कि यहाँ पर ये आपका y इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट पर x हमेशा 0 होता है, और ये वाला आपका x इंटरसेप्ट है और x इंटरसेप्ट जो है ना उस पर y हमेशा 0 होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर करी हुई हैं। अच्छा, जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, देखो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी अपना पीआरसी ख़त्म करना है। आईकेप ने 1 साल दिया हुआ है, आप 1 साल में करना चाहते हो, दिन में 2 घंटे पढ़ो। आप 6 महीने में करना चाहते हो, दिन में 4 घंटे पढ़ लो। और अगर आप 3 महीने में करना चाहते हो तो आप मुझसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर और जल्दी से ख़त्म कर लो। ठीक है, जितनी आपकी आप समझ लें, आपने सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ जाए और रात को 9 बजे तक आप पढ़ें। ठीक है, संडे आप ऑफ कर लें, मेरी ये सजेशन होगी। मैं कहूँगा संडे, चलो संडे हाफ डे कर लो, हाफ डे कर लो, ऑफ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। संडे हाफ डे कर लो, ठीक है, यानी कि संडे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कर लो। और बाकी जो 6 दिन है, उन 6 दिनों में सुबह 9 से रात 9 तक पढ़ लो। इसमें यह है कि देखो, सुबह 9 से रात 9 तक पढ़ने बैठोगे तो ऐसा थोड़ी है कि 12 घंटे पढ़ोगे। आप लोगों की बीच में क्लासेस होंगी, 5 से 6 घंटे की तो एवरेज आप लोगों की क्लासेस होंगी। उसके बाद नमाज ब्रेक, खाने का ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक, है ना। लेकिन यह है कि अगर आप लेट से, मेरा ये मानना है, अगर कोई बच्चा 6 दिन हफ्ते में सुबह 9 से रात 9 की मेहनत करे और संडे वाले दिन सुबह 9 से दोपहर 3 तक की मेहनत करे, तो मेरा ये मानना है कि वो 4 महीने में अपना पूरा का पूरा पीआरसी कंप्लीट कर सकता है, बाआसानी कर सकता है। यानी कि अगर लेट से आप लोगों ने जनवरी में शुरू किया था ना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, बाआसानी आप लोग मई में पेपर दे सकते हो। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो 9 to 5 तो काम कर रहे होते हैं, 9 to 6 तो काम कर रहे होते हैं। बस ये कि वो 1 साल में भी अगर कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनको 1 साल लग सकता है। लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, वो तो अम्मा अब्बा की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, है ना। तो जो मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लोग हैं जो मुफ्त का, जिनको अभी तक खाना और अनाज और राशन मिल रहा है, सही है, वो थोड़ा सा जो है वो पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दें। क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यही सबसे बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर कर जल्दी ख़त्म करें। जितना जल्दी आप लोगों का पीआरसी और कैफ कंप्लीट होगा, जितना जल्दी आप लोगों का पीआरसी और कैफ कंप्लीट होगा, उतना जल्दी आप ऑडिट फॉर्म में जाओगे, उतना जल्दी आप क्वालिफाई होगे, उतना जल्दी आप कमाना शुरू करोगे। तो पढ़ाई की एक रीज़न यही है ना कि भाई अच्छा कमाना शुरू कर लें, तो फिर आप डिले नहीं करो। आपको अगर मैथ्स में एक्स्ट्रा लेक्चर्स चाहिए, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा कवरेज करो और जल्दी से चीज़ें ख़त्म करो। ठीक है, आप 4 महीने में अपनी पूरी कवरेज कर सकते हो बआसानी। ठीक है, हाँ, मतलब अगर किसी का अपना काम है या कोई अगर जॉब करता है या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको टाइम लग सकता है। ये 4 महीने या 3 से 4 महीने तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बिल्कुल फरागत वाले बच्चे हैं ना, फरागत, मिस्टर फरागत, कुछ फरागत होगी ना ठीक है, जो बच्चे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, उनकी बात नहीं कर रहा। एनीवेज, फिर बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी तो नमाज के लिए आप लोग निकलो और फिर चैप्टर नंबर 1 2 3 वाइंड अप कर रखना। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।